जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 7 मार्च और दिन है गुरुवार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का इंपोर्टेंट समसामयिक घटना, जो भी आपका बड़ी खबर निकल करके आया है उन सब सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे, है ना। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसको आप लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। क्या है, महिला बिजनेस और कानूनी रिपोर्ट 2024 जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, इसको हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगला क्या है भैया, किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का घोषणा किया है। चंद्रमा पर अब व्यक्ति तो पहुंचा था बहुत पहले ही, ठीक है। अब क्या है ना, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा, क्योंकि बस्ती बसेगा तो पावर तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगा, परमाणु रिएक्टर लगेगा तो बहुत बड़ा बात है, ठीक है। अब आइए, चुनाव आयोग द्वारा क्या है, डाक पत्र से मतदान करने की आयु को क्या है किया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो कितना किया है, क्योंकि 18वीं लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो उसी को लेकर के चुनाव आयोग का ये फैसला है। वर्ष 2023 के लिए कितने व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जानते हैं संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1952 में हुआ था, इसके द्वारा पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इस बार दिया गया है 2022-23 के लिए, तो हम लोग बिल्कुल भी इसको देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह तो जानते हैं अच्छा से, 1956 में एक अधिनियम आया था, मतलब 1856 में, अंग्रेज के समय में, है ना। तो अभी जो है उसी को लेकर के एक सरकार है यहाँ पे कुछ सहायता राशि उसको देना चाहता है। उसके बाद क्या है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ठीक है, इसको भी शुरू किया गया। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, यहाँ पे देख लेंगे किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है, 5 वर्ष के लिए मंजूरी दिया है, देखेंगे कौन सा राज्य है। संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ठीक है ना। अनुराग ठाकुर हम लोग के खेल मंत्री, उसी के द्वारा उद्घाटन किया गया, बिल्कुल भी इसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर ली है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए आज का क्या है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, जो आपका बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहता है, ठीक है। जो भी आप पेपर का कवर करते हैं, ये सारा क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमारा जो भी क्वेश्चन होता है आपका पेपर से ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, यहीं से शुरू करते हैं। समझ गए हैं आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो महिला बिजनेस और कानून रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है, ठीक है। तो इसको क्या कहिएगा, महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट भी कहिए, या फिर क्या कहिएगा, वुमन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट भी कहिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी आपको कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, तो घबराना नहीं है। वर्ल्ड बिजनेस लॉ रिपोर्ट 2024, समझ गए, ठीक है। इसको जारी किया जाता है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बिल्कुल भी वर्ल्ड बैंक से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, अभी इसके बारे में हम आपको सारा चीज बताते हैं, वर्ल्ड बैंक कैसे आया। पहले इस कानून को हम, ये रिपोर्ट को देख लेते हैं, कौन सा, महिला बिजनेस और कानून रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है, तो क्या कहिएगा, वर्ल्ड बैंक जारी किया गया, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है, भारतीय मूल के हैं। क्या है इस रिपोर्ट में, थोड़ा सा इस रिपोर्ट को समझ लीजिए। वर्ल्ड बैंक यानी कहने का मतलब है वुमेन्स बिजनेस लॉ रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया। ये रिपोर्ट का 10वां संस्करण है, ये जो इस बार जारी किया गया है 11वां संस्करण है, क्या कहिएगा, 10वां संस्करण है। और भारत को इसमें, इस टोटल जो देश है, इस देशों में कितना स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत टोटल 190 देशों में 113 स्थान पर है। बात समझ गए हैं कि ये जो है आपका वुमेन्स बिजनेस लॉ रिपोर्ट जो है 2024, उसमें भारत का स्थान कितना है, 190 देशों में 113 है, और ये संस्करण 10वां संस्करण आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में सिर्फ 60% ही कानूनी अधिकार है। कहने का मतलब ये है, अगर महिलाओं को, अगर पुरुषों को 100% अगर कानूनी अधिकार प्राप्त है, तो महिला को कितना है, 60% है, यानी 2/3 है, ठीक है। अब ये क्या है ना, इस रिपोर्ट में कई तरह की चीजों को शामिल किया जाता है। 8 क्षेत्र टोटल ना, हाँ 6 ही है, ठीक है, 6 क्षेत्र को शामिल किया है, जिसमें क्या है, कार्यस्थल है, कानून है, नौकरी है, सामाजिक स्थिति है, ठीक है। इन सब चीजों को कलेक्ट कर करके एक आपका एवरेज निकाला गया है। तो इस बार का जो रिपोर्ट का एवरेज है वो कितना है, 64.2%। 100% कोई भी कंट्री को इस बार नहीं मिला है, ठीक है। वो कहता ना कि प्रथम कोई ऐसा देश है जहां पे महिलाओं को 100% पुरुष के मुकाबले एकदम इक्वल कानून मिलता है, तो ऐसा कोई देश अभी तक नहीं हुआ है। इस बार भी टॉप में कोई नहीं रहा है, 100% कोई नहीं है, ठीक है। तो इसका जो औसत रखा गया इस बार कितना है, 64.2%। और भारत का कितना आपको इसको रखा गया, मतलब 60%। अगर पुरुष को 100% आपका कानूनी सुविधा मिलता है, तो उसमें से महिला को कितना मिलता है, 60%। नहीं देखते, कार्यस्थल में आपका यौन उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, नौकरी में भेदभाव होता है, समाज में भेदभाव होता है, बिजनेस में भेदभाव होता है, तो इन सारे चीजों में महिला और पुरुष का जो रेशियो है आपका कितना है, 100, यानी 100 पर ये 100 रेशियो 60। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ना, 5:3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5:3 है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी जानते चलिएगा। और भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है, जैसे क्या कहिएगा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। जैसे IMF के द्वारा आपका आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। कल भी आपको हम बताए थे, आपका UNEP के द्वारा भी आपका आउटलुक रिपोर्ट एक जारी किया गया था, बताए थे, ठीक है। तो वहां पे भी आप लोग, जो भी हम, जब भी ये कोई रिपोर्ट निकाला जाता है किसी भी संस्था के द्वारा, तो यहाँ से संबंधित जो भी बात आपका इंपॉर्टेंट होता है हम उसको बता देते हैं। तो चलिए, अब तो समझ गए हैं कि महिला को हमारे इंडिया में क्या स्थिति है, तो 60%।
पुरुष के मुकाबले न्याय मिलता है। टोटल देशों में से 113वां स्थान है 190 देश में से, ठीक है। तो हम लोग वर्ल्ड बैंक को जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक को पहले समझिए। वर्ल्ड बैंक जब बना था, ठीक है, तो उसके उस समय का थोड़ा सा परिस्थिति को जान लीजिए। 1939 से लेके 1939 से लेके 1945 तक जानते हैं वर्ल्ड वार चला था। और कौन सा वर्ल्ड वार भाई? सेकंड वर्ल्ड वार। सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से पूरा यूरोप यानी पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गया था। तो इसी पटरी को लाने के लिए एक सम्मेलन हुआ था आपका अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड, क्या कहिएगा? ब्रेटन वुड एक जगह है। ब्रेटन वुड सम्मेलन बिल्कुल भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन कब हुआ था भैया? 1944 में हुआ था। क्या कहिएगा? 1944 में हुआ था। और यहीं से आपका निकल करके आया दो संस्था, एक आया आपका IMF यानी जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ठीक है, ये आया। और दूसरा आया आपका IBRD, ठीक है। ये क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और यही आपका आगे चल करके क्या बना? वर्ल्ड बैंक समूह बना। अभी हम सारा चीज बताते हैं। तो IMF क्या हुआ? IMF कहने का मतलब क्या है? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को जो मॉनिटर करने का काम है, रेगुलेट करने का काम है, ठीक है, आंकने का काम है, सारा चीज कौन करती है? IMF करती है। ये कोई भी आपको जो इसका ये काम नहीं है कि कोई अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है या कमजोर देश है तो उसको क्या है ना, बहुत ज्यादा ऋण देना है या बहुत कम ब्याज दर पे ऋण देना है, इसका काम ये नहीं है। देती है, ये कभी कभी पैसा देती है किसी को, मगर बट इसका काम नहीं है। इसका काम क्या है? आपका पूरा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना। और वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम ये है, इसके कई समूह हैं। वर्ल्ड बैंक कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों का क्या है? समूह है। तो उसमें पांच आपका समूह आता है, मतलब 5 अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसमें से एक तो आपका IBRD है। क्या कहिएगा? IBRD। ये कब बना भाई? ये आपका 1944 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? ये पे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। इसका क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होता है पहला। दूसरा आपका क्या निकल करके आया? IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ? 1956 में। फिर आपका निकल करके आया IDA। क्या निकला? IDA। ये इसको क्या, एक अंतरराष्ट्रीय विकास संघ होता है और इसका स्थापना कब होता है? 1960 में। फिर आपका जो है एक क्या निकल करके आया? ये आपका ICSID 1966 में। और आपका एक MIGA 1988 में, ठीक है। तो ये टोटल 5 समूह के द्वारा मिल करके आपको क्या कहलाता है? वर्ल्ड बैंक कहलाता है। मगर मुख्यतः जो वर्ल्ड बैंक है आपका IBRD और IDA को क्या कहते हैं आपको? मतलब ये अब मतलब एक तरह से क्या कहते हैं कि बहुत कम, बहुत रियायती ऋण पर आपको ये क्या करता है? ब्याज पर ऋण देता है IDA, ठीक है। क्या बोलता है? खिड़की बोलते हैं, ठीक है। ब्याज ऋण देने वाला खिड़की कहा जाता है IDA को। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? विकास संघ होता है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। और इसका काम क्या है? जो भी आपका कमजोर देश है, जो भी आपका विकासशील देश है, किसी का वहां पे क्या है ना, जो भी आपका पुनर्निर्माण के लिए सारा चीज चाहिए, ठीक है, देश को आगे बढ़ने के लिए सारा चीज चाहिए, तो ये क्या करता है ना, बहुत ही कम ब्याज पर बहुत लंबा समय के लिए आपको क्या करता है? रुपया मुहैया कराता है, ठीक है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, और बहुत ही रियायती ब्याज पर, बहुत ही कम देता है। तो इसका काम किसका काम है? ये IDA का है, ठीक है। और IBRD का काम क्या है? तो रिकंस्ट्रक्शन, समझ ही रहे हैं, जो भी आपको आगे में बढ़ने के लिए देशों को क्या करना है? हेल्प करना है। और ये दो मिला करके हम लोग मुख्यतः क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक करते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय अगर कहिएगा तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ये कहाँ पे पड़ता है? आपका अमेरिका में पड़ता है। टोटल सदस्य देश कितना है अभी इसमें? वर्ल्ड बैंक में सदस्य देश 189 है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी यहाँ का सारा चीज आपका क्लियर है। और हम लोग जो है वर्ल्ड बैंक का क्या है भाई? संस्थापक सदस्य हैं। जिस टाइम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उस टाइम टोटल इसमें देश कितना था? 44 देश था। और अभी कितना देश है? 189 देश है। और ये जो रिपोर्ट निकाला गया है आपका वुमेन्स बिजनेस लॉ रिपोर्ट, इसमें टोटल इस बार देश को शामिल कितना किया गया? 190 देश को किया है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा बहुत बार पूछ लेता है कि वर्ल्ड बैंक समूह में इनमें से कौन नहीं आता है, तो याद रखिएगा इसमें आपका IBRD आता है, IFC आता है, IDA आता है, MIGA आता है, ICSID आता है, ठीक है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। और यही वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता से हम लोग का जो सिंधु जल विवाद पढ़ते हैं ना, अभी रावी नदी वाला आपको बताए थे कि कैसे डैम बना करके पूरा पानी रोक दिया गया, तो यही वर्ल्ड बैंक के ही मध्यस्थता से किया जाता है। और वो काम आपका करता ही आपका ठीक है, ICSID करता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है, समझे। चले आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से सारा चीज हम आपको बताने का प्रयास किए हैं, समझ ही गए होइएगा, ठीक है। तो वुमेन्स बिजनेस लॉ रिपोर्ट कौन जारी करेगा? वर्ल्ड बैंक करेगा। वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। भारतीय मूल के हैं, पहले बात ये समझिएगा, वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अभी भारतीय मूल के हैं और उसका नाम है अजय बंगा। तो हम लोग के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अपना भारतीय है तो इसको याद रखना जरूरी है। किस देश ने चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की घोषणा कर दिया है? ठीक है, देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी जो है चंद्रमा पर हाल फिलहाल में हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर भी पहुंच गए, फिर अभी चाइना भी जाने वाला है, अमेरिका का एक अभी निजी कंपनी आपका चंद्रमा पर पहुंच गया है ना। फिर आपका आर्टेमिस मिशन करने जा रहा है कौन? अमेरिका। और उसी मिशन में कहा गया है कि वहां पे मानव लेके जाएंगे 2026 में, जो वो आर्टेमिस मिशन करने वाला है नासा, उसमें क्या कहा गया कि हम भैया फिर से मानव लेके जाएंगे। एक बार तो आपका मानव किया था 1969 में, मगर अब क्या कर रहा है कि वहां पे क्योंकि सारा देश पहुंच रहा है, जापान पहुंच गया, हम लोग पहुंच गए, चाइना पहुंच गया,
यूएसए पहुंच गया, प्राइवेट कंपनी पहुंच रहा है। जब प्राइवेट कंपनी पहुंच रहा है तो समझ लीजिए बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ऐसे होंगे जो यहाँ से मानव को लेके जाएंगे कहाँ पे, चंद्रमा पे। अब चंद्रमा पे जब अब लोग रहेंगे तो वहां पे एनर्जी तो चाहिए, लाइट चाहिए, तो लाइट कहाँ, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगा, तो परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपका निकल करके आया रूस और चीन। रूस का जो अंतरिक्ष एजेंसी उसको कॉस्मोस कहता है, तो कॉस्मोस के जो चीफ है, ठीक है, ये बोले क्या है कि हम लोग क्या है, चीन और हम लोग की सहायता से यानी रूस कॉस्मोस की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, चंद्रमा पर लगाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कल अच्छा से बताएं, देख लीजिएगा कल वाला वीडियो क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर कब लगाने वाला है, तो ये लोग लगाने वाला है 2033 से लेकर 35 के बीच, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने का पूरा आपका कहानी शुरू कर दिया। अब चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, 3,84,000 किलोमीटर, इतना ही है ना। तो इतना दूर सारा सामान लेके जाएगा और ले जा करके ये क्या करेगा भैया, तो वहां पे आपका न्यूक्लियर रिएक्टर लगा। ये बात बोला किसने है, तो रूस के अंतरिक्ष एजेंसी कौन है, रोसकॉस्मोस है, उसी के प्रमुख कौन है भैया, यूरी बोरिसोवा है, ठीक है। इसी के द्वारा ये बात कहा गया है, ठीक है। क्या बोला है कि चीन और हम लोग दोनों मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, 2023 से लेके 33 से लेके 35 तक। मानव बस्ती बनेगा, लोग जाके रहेंगे। अब प्राइवेट आपका अंतरिक्ष एजेंसी भी लेके जा रहा है, एलन मस्क भी बोल रहा है कि हम भी जाएंगे, बड़ी बड़ी मिशन होगा, वो लोग भी मानव भेजने वाला है। रसिया, चाइना भी भेजेगा, चाइना भी बोला है कि हम भेजेंगे। हम लोग भी बोले हैं 2035 तक हम लोग का भी जो है अंतरिक्ष स्टेशन होगा, उसके बाद हम लोग चंद्रमा पर क्या करेंगे, मानव भेजेंगे। तो उसको रहने के लिए सारा चीज होगा, तो वहां पे क्या चाहिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की बात हो गई है। तो रूस और चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या बोला है, 2033 से लेकर 35 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर लगाने की घोषणा कर दिया गया है। और ये घोषणा किया कौन है, तो क्या कहिएगा, रोसकॉस्मोस। जैसे हम लोग का अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो, उसी तरह से वहां का क्या है, रोसकॉस्मोस है, उसी ने ये घोषणा किया है, ठीक है। और क्या बोला है कि एक दिन चंद्रमा पर इंसानी बस्ती होगी, बसने की सहायता मिलेगा जब ये सारा चीज रहेगा, तो ठीक है। तो चंद्रमा क्या है, क्या कहिएगा, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितना है, तो क्या कहिएगा, 3,84,000 किलोमीटर है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले हम लोग का क्या था भैया, चंद्रयान 3 था। कब पहुंचे थे, 23 अगस्त 2023 को पहुंचे थे, ठीक है। और हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाने की बात कब की है, वही 23 अगस्त को बोले हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में रशिया का एक आपका दिया था, चंद्रयान मिशन किया था, बहुत साल बाद किया था, ठीक है, लूना 25। तो उसका क्या किया था, ये मिशन उसका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, यानी क्रैश कर गया था। तो याद रखेगा लूना 25 मिशन किस देश का है, जो चंद्रमा मिशन था और उसका फेल हो गया था, तो इसी का था, रूस का था। और अभी हाल फिलहाल में आपका कौन सा हुआ है, तो 2-3 मिशन याद रखेगा। एगो अभी आपका जापान का मिशन गया था ना, स्मार्ट लैंडर, ये ना स्लिम था, ठीक है, स्मार्ट लैंडर, ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन था, स्लिम था, ठीक है। और हम लोग का तो बोल ही दिए, चांगी 6 मिशन चाइना और पाकिस्तान का मिलकर के जाने वाला है चंद्रमा पे 2024 में ही। तो ये जो भी आपका इंपोर्टेंट है चंद्रमा से, तो सब चीज को बिल्कुल भी देख ही लीजिएगा। देखिए, चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है और हम लोग कोई पहली बार धरती से बाहर कोई ग्रह या उपग्रह पे अगर कहीं पे कोई पूछेगा कि कहां पे व्यक्ति गया है, तो क्या कहिएगा, चंद्रमा पर। नील आर्मस्ट्रांग गया था ना आपका भैया चंद्रमा पर। तो धरती से बाहर कोई कहेगा कि कोई दूसरा ग्रह या उपग्रह में मानव कहां पहुंचा है, तो क्या कहिएगा, चंद्रमा पर पहुंचा है। इसी वजह से लोग को लगता है कि चंद्रमा एक ऐसा जगह है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, वहां पे मानव बस्ती हो सकता है। आज ना हो, 20 साल बाद हो, मगर होगा, ठीक है। तो इसी को लेके लोग प्लान करना शुरू कर दिया है। आप लोग भी तैयार हो जाइए, सामान वामान पैक कीजिए और चलेंगे हम लोग, चंद्रमा पे घूम के आएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग द्वारा डाक पत्र से मतदान करने के लिए सुविधा कितनी आयु निर्धारित की गई है। देखिए पहले जो है, ये जो आप देख रहे हैं डाक पत्र से मतदान की आयु चुनाव आयोग द्वारा पहले ये 80 वर्ष रखा था। क्या रखा था, 80 वर्ष। तो इस बार क्या किया है, आपका 18वां क्या हो कहिएगा, 18वें लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है ना। चुनाव आयोग जो राजीव कुमार है वो तो हर दिन बोलते हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है ना। तो 18वें लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। सरकार के साथ मिलकर के इस बार क्या कहा गया है कि 80 वर्ष ना होकर के जिस भी मतदाता जिसका भी आयु 85 वर्ष हो गया है, 85 वर्ष से अधिक की जो भी वर्ग के आयु के वर्ग के लोग होंगे, वो क्या करेंगे, घर से चुनाव आयोग की तरफ से कोई दल लोग आएंगे मत पत्र लेकर के, और वहीं पे जो है वो अपना मतदान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 1 लाख के करीब करीब वोटर बोला जाता है कि 85 वर्ष के करीब करीब है। तो चुनाव आयोग द्वारा ये फैसला किया गया है। तो 80 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया है, 85 वर्ष कर दिया है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, हो सके पूछ देगा, हमको लगा कि ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये बात कहा गया। पहले 80 वर्ष था, अब ये भी पूछ देगा कि 18वें लोकसभा में जो डाक पत्र से मतदान की जो आयु निर्धारित किया गया है चुनाव आयोग द्वारा कितना वर्ष, क्या कहिएगा, 85 वर्ष। पहले कितना था, 80 वर्ष था। समझ गए हैं। अब तो चुनाव आयोग तो क्या है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है। इसका स्थापना क्या, मतदाता दिवस हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं ना, इस बार भी मनाया है 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। ये संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक क्या है भैया, ये आपका संवैधानिक बॉडी है। कितना में भाग में पड़ता है, तो क्या कहिएगा, भाग 15 में। क्या कहिएगा,
भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो क्या कहिएगा? राजीव कुमार है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा कितने होते हैं? 2 अन्य आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और ये सब आपका शामिल कब से किया? तो 1993 से। अब दूसरा देखिए, चुनाव आयोग बहुत सदस्य 89 में भी किया गया था, फिर 1990 में समाप्त कर दिया गया, फिर 1993 में से फिर से बहुत सदस्य आपका चुनाव आयोग अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो अभी इसका हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट भी आपको बताए थे कि इसका जो नियुक्ति का आयु है या कैसे किया जाएगा, अभी बिल संशोधन किया गया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताया एक वीडियो में, पीछे वाला वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा, फिर ज्यादा लेट लग जाता है। ठीक है ना, तो घर से जो मतदाता की आयु करने मतलब मतदान करने का जो आयु है कितना कर दिया है? 80 वर्ष से घटा करके 85 वर्ष मतलब बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया है। 85 वर्ष के जो भी आयु से अधिक होंगे वो घर से अपना डाक मत पत्र का क्या करेंगे? अपना प्रयोग कर सकते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए कितने व्यक्तियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी कल आपका कहाँ पे भैया? ये आपका नई दिल्ली में ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक फेलोशिप संगीत नाटक अकादमी दिया जाता है, एक संगीत नाटक अकादमी दिया जाता है। ये हम लोग अर्जुन राम मेघवाल है। ठीक है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, ये राजीव चंद्र। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। आपका संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1952 में और तब से ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो 2 क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका फेलोशिप पुरस्कार होता है उसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है और जो आपका संगीत नाटक अकादमी होता है उसमें 1 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और टोटल इस बार कितने व्यक्ति को दिया गया है? 96 व्यक्ति को दिया गया। इन व्यक्तियों को नाम हम नहीं बताएंगे क्योंकि नाम कभी पूछा भी नहीं है। ठीक है, और पूछता भी नहीं है। अगर पूछेगा तो आपको ये यूनिट डिजिट पूछेगा कि टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया, कितना रुपया दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, इसका स्थापना कब हुआ है। अभी इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी आपका हैदराबाद में खुला है, तो वो भी याद रखेगा। संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पे खुला है? हैदराबाद में खुला है। इसका स्थापना 1952 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष 1952 से ये पुरस्कार दिया जाता है। और जो संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार दिया गया उसमें कितना रुपया? 1 लाख रुपया। और फेलोशिप जो है उसको कितना रुपया दिया जाता है? तो 3 लाख रुपया। टोटल इस बार कितना व्यक्ति को दिया गया है? 96। तो सारा सा सुन लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया है। ये पुरस्कार संगीत नाटक, नृत्य, लोक तथा जनजाति कलाओं, कठपुतली, अभी कठपुतली महोत्सव भी हुआ ना चंडीगढ़ में आपका, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संगीत नाटक अकादमी नृत्य, लोक तथा जनजाति कलाओं और कठपुतली और संबंधित कलाओं रूपों के क्षेत्रों में दिया जाता है। 60 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न प्रदान किया गया। तो 60 व्यक्ति को क्या कहिएगा? संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न दिया गया है। ठीक है, उसमें कितना रुपया देते हैं? 3 लाख रुपया। और आपका संगीत नाटक अकादमी को कितना देते हैं? 1 लाख रुपया देते हैं। टोटल दिए कितना है? 96 व्यक्ति को दिए। समझ गया मेरी बात को? तो चलते हैं आगे। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है उसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। अभी आपका जो भारत रत्न से लेकर के जो भी आपका अभी पद्म पुरस्कार जितना भी दिया गया है उसका यूनिट नाम याद रखिए, नहीं रखिए। ठीक है, जो टोटल दिया गया है कितना वो याद रखना है। टोटल इस बार पद्म पुरस्कार टोटल कितना था? 132 था ना। तो इन सब चीज को बिल्कुल भी याद रखते चलिएगा। हो सके कभी पूछ देगा तो फंस जाइएगा। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा संसद समारोह हो रहा था आपका, और ये जानते हैं सबसे जो है आपका प्रथम पुरस्कार पाया है यतिन भास्कर जी हैं। ये कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। इसको आपको ये पुरस्कार दिया गया। तो राष्ट्रीय युवा संसद समारोह कहाँ हो रहा था भैया? ये दिल्ली में होता है। ठीक है, इस बार कौन सा समारोह था? तो इस बार 2024 हो रहा था। ठीक है, राष्ट्रीय युवा संसद समारोह 2024। ये हम लोग का कौन है भैया? हम लोग के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उसी के द्वारा ये आपका पुरस्कार प्रदान किया गया है। और हरियाणा के निकल के आए यतिन भास्कर दुग्गल। ठीक है, यतिन भास्कर दुग्गल कहाँ के? हरियाणा के हैं। उसको प्रथम पुरस्कार दिया गया। कहाँ का भैया? हरियाणा का। दूसरे नंबर में आपका जो पहला हो गया तमिलनाडु के वैष्णव पिचाई ने दूसरे स्थान प्राप्त किया है और राजस्थान के कनिष्ठ शर्मा को तीसरा पुरस्कार मिला। तो तीनों पुरस्कार को बिल्कुल भी याद रखिएगा, बिल्कुल भी। यतिन भास्कर प्रथम हो जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु के कौन है? वैष्णव पिचाई है। अरे सुंदर पिचाई को याद रखे ना, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है ना, तो वही से वैष्णव पिचाई। ठीक है, तो वैष्णव पिचाई क्या है? दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान के कनिष्ठ। कनिष्ठ को तो जानते ही है, कनिष्ठ शर्मा हम लोग पढ़ते हैं ना जी, कनिष्ठ। ठीक है, तो वही है कनिष्ठ। तो कहने का मतलब है कनिष्ठ शर्मा तीसरे स्थान पर है। युवाओं की सोचने की क्षमताओं और कुछ नया करने की काबिलियत और काम करने के उत्साह को 2047 तक भारत को क्या करना है? विकसित भारत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, श्री ओम बिरला जी बोले हैं। और इसी को लेकर के ये सारा आपका किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी याद रखिएगा कौन है भैया? यतिन जी है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो विधवा पुनर्विवाह कहने का मतलब है जो भी विधवा है उसका फिर से विवाह अगर होगा तो सरकार ऐसे महिलाओं को क्या करेगा भाई? पैसा देगा। कितना पैसा देगा? 2 लाख रुपया देगा। कौन देगा? चंपई सोरेन देगा। चंपई सोरेन कौन है? झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जब जेल चले गए ईडी के
मतलब कोई घोटाला में था, ईडी पकड़ के लेके चला गया जेल, उसके बाद चंपई सोरेन झारखंड के क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात याद रखिएगा, ये झामुमो का आदमी है, ठीक है, समझ गए। इसी के द्वारा क्या किया गया है, विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है एक आपका राशि दिया जाएगा। वो कितना रुपया राशि दिया जाएगा, 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। और कैसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जो सरकारी नौकरी में, मतलब कैसे महिला को मिलेगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हो, पेंशनधारी नहीं हो, आयकर दाता नहीं हो, ऐसे श्रेणी की महिलाओं को छोड़ करके अगर कोई गरीब महिला है, वो पुनर्विवाह कर रही है, दोबारा से विवाह कर रही है, तो उसको कितना रुपया दिया जाएगा, 2 लाख की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। और अभी वहां का बजट भी आया था, उसका 1.28 लाख का जो है क्या किया है भैया, करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। तो इसको बिल्कुल भी, चंपई सोरेन को बिल्कुल याद रखिएगा, झारखंड अभी आपका हॉट लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन है। अच्छा चलिए, आपका आगे बात यहाँ पे आया तो बताते हैं आपको, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, याद आया कुछ हो कि नहीं आया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका कब आया था, 1956 में आया था, याद कीजिए। क्योंकि देखिए, पहले हमारे देश में पहले बहुत ज्यादा जानते हैं कट्टरवादी रूढ़िवादी सोच था, विधवा विवाह नहीं होता था। तो अंग्रेजों के द्वारा तो ये काम किया था लॉर्ड डलहौजी। ये जो विधवा पुनर्विवाह का जो पूरा आपका सारा चीज बना था, प्रोजेक्ट बनाने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। और लॉर्ड डलहौजी का काल 1848 से लेकर के आपका 1856 तक था ना। तो 56 में तो भैया वो चले गए, मतलब उसका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद कौन गद्दी पे बैठा, लॉर्ड कैनिंग बैठा, ठीक है। कौन बैठा, लॉर्ड कैनिंग बैठा, ये ना बैठा था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो कैनिंग को बिल्कुल भी याद ही रखिएगा, बहुत बार आपका ये पूछ देता है। लॉर्ड कैनिंग पर आपका क्या बैठा, मतलब भारत का पहला वायसराय बना, ठीक है। पहला वायसराय भारत का कौन था, लॉर्ड कैनिंग ही था। और अंतिम गवर्नर, जब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 कहा लिखे हैं, 1856 में आपका एक अधिनियम आया था, किसके प्रयास से, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। और इस अधिनियम में क्या था कि जो भी विधवा जो है वो पुनर्विवाह को वैध कर दिया। पहले क्या था, विधवा को कानूनी रूप से शादी का मान्यता नहीं था। इस अधिनियम में आने के बाद विधवा को क्या कर दिया, पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया। और उसमें सबसे ज्यादा सतत प्रयास अगर कोई किया था तो क्या कहिएगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बिल्कुल भी नाम रखिएगा, याद बहुत बार पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह जो आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में, ये जो आपका बिल पारित हुआ था किसके प्रयास से, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और ये तो हो गया शादी की बात। इससे पहले आपका एक आया था सती प्रथा। सती प्रथा कहने का मतलब क्या था कि कोई भी महिला का अगर पति, अगर वो मृत्यु हो जाता, निधन हो जाता, उसको चिता के साथ ही क्या कर देता था, उसको जलाया जाता था, ठीक है। तो उसी को लेकर के राजा राम मोहन राय के प्रयास से आपका आया था, क्या कहिएगा, आपका एक आया था ना 1900 क्या बोले 1829 में आपका क्या सती प्रथा अधिनियम आया था ना, सती प्रथा आया था कि नहीं, लॉर्ड विलियम किसका, बेंटिक के काल में, ठीक है। तो बेंटिक भी याद रखिएगा, ये आपका बेंटिक हो जाएगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछ लेता। तो आपका क्या कहिएगा, आपका सती प्रथा पर जो है रोक लगाने के लिए 1829 में आपका एक अधिनियम आया था, किसके काल में, तो क्या कहिएगा, बेंटिक के काल में। ये किसके सहायता से, तो राजा राम मोहन राय, जो आधुनिक भारत का क्या कहते हैं हम लोग, पिता कहा जाता है ना, 1829 में लेके आया था। तो ये दोनों याद रखेगा। तो इसमें क्या था कि अगर पति मर जाएगा तो उसके साथ साथ मर जाना है, ठीक है। राजा राम मोहन राय के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ था और इसी को लेकर के ये इसको बहुत ज्यादा घोर विरोध किया और फाइनली आपका जो है सती प्रथा अधिनियम आपका पारित कर दिया गया। इसमें कहा गया कि कोई भी महिला को इस तरह का नहीं किया जाएगा। क्या होता था जानते हैं, पति अगर मर गया ना तो आपको क्या चिता में जली, नहीं तो बाल मुंडवाया जाता था, ठीक है। तो ये सब क्या कहिएगा, सब रूढ़िवादी सोचता पहले। तो अंग्रेज के समय में ये सब हुआ है, ये दो काम को तो हम बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो क्या कहिएगा, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से आपका क्या कहिएगा, सती प्रथा अधिनियम को पारित किया गया। इसमें कोई भी अगर किसी भी पुरुष का मृत्यु हो जाता है, कोई भी महिला का पति का मृत्यु हो जाता है तो उसको बाल मुंडवाना मना कर दिया और उसको सती होने के लिए रोक लगा दिया। और किसके प्रयास से, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। और यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ये किसके प्रयास से आया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया था और 1856 में आया था, ठीक है, कैनिंग के समय में। ये दोनों याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लिया जाता है। चलते हैं आगे, ये क्या है भैया, ये तो बता ही दिए। अब आइए दूसरा चीज, कल बताए थे दिल्ली में प्रत्येक महिला जो 18 वर्ष से अधिक उम्र की होगी उसको 1000 रुपया दिया जाएगा। अब इसमें क्या बोला गया है, इस अभी जो है हिमाचल सरकार ने आपका एक क्या किया है, एक आपका लेके आया है आपका योजना। वो योजना क्या है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। अभी इंदिरा अम्मा योजना आपको हम बताए थे, जो तेलंगाना सरकार किया था, 5 लाख रुपया दिया जाएगा घर बनाने के लिए, वो इंदिरा अम्मा योजना था। ये क्या है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। इसमें हिमाचल प्रदेश 1860 वर्ष की जो महिलाएं हैं उसको प्रत्येक महीना 1500 रुपया देगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुक्खू, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, तो उसी से याद रखिएगा। तो सुखविंदर सुक्खू यानी बहना सुख योजना सम्मान निधि में
कितना 1860 वर्ष की महिलाओं को कितना रुपया देंगे, तो क्या कहेंगे 1500 रुपया प्रति महीना। दिल्ली सरकार कितना देगी, 18 से ज्यादा वर्ष की जो महिलाएं हैं 1000 रुपया देगी। इंदिरा अम्मा योजना कौन शुरू किया है घर बनाने के लिए, तेलंगाना सरकार। और इंदिरा प्यारी बहना कौन चलाया है, तो हिमाचल सरकार। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है ये सब। देखिए सब योजना ना पूछ लिया जाता है। और महिला, अभी महिला रिपोर्ट बताया ना कि आज भी हमारे देश में महिला को इक्वलिटी नहीं मिला है। फ्रांस सरकार तो बहुत बड़ा काम किया, कल है ना बताए थे आपको कि भैया कोई भी जो है आपका ये क्या बता रहे थे, मतलब आप एबॉर्शन करा सकते हैं, कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार दे दिया है। तो महिलाओं को इक्वलिटी जरूरी है और इक्वलिटी के लिए इस तरह का जो है योजना अगर कोई सरकार ला रही है तो कहीं ना कहीं जरूरी है। बहुत सारे महिला है जो उसका कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसको किसी तरह का हेल्प नहीं मिल पाता है, तो सरकार इस तरह का देता है। चलिए, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। अभी ग्रीन हाइड्रोजन लगाने वाला पहला आपका बताया था कहां पे लगा था, आपका हरियाणा में लगा था। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या किया है ना भैया, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आया। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो पहले ये समझ जाइए, ये पहले उत्तर प्रदेश लगाइए, क्या लगाइए, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, परसों वाला वीडियो में बताए थे, जब आपका जो है हरियाणा में उसका उद्घाटन किया गया था जिंदल आपका स्टील में, ठीक है, फैक्ट्री में। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन ऐसा आपका ईंधन है जहां पे क्या है ना, आपका उत्सर्जन 0 होता है, बहुत न्यूनतम होता है और पानी से करता है, ठीक है ना। H2O में क्या, H2O को अलग कर देते हैं और O2 को अलग कर देते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी आपको बढ़िया से हम बताते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ईंधन जो है कई प्रकार का होता है, भूरा हाइड्रोजन होता है, बैगनी होता है, ग्रीन होता है। उसमें से सबसे मस्त जो ईंधन है आपका कौन सा होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी और एनटीपीसी के सहयोग से 8,624 करोड़ रुपए की लागत से अनपरा में 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। योगी जी का कैबिनेट में ये बैठक हुआ और एनटीपीसी के सहयोग से जो है आपका ये सारा चीज किया। कितना मेगावाट, 800 मेगावाट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया है कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 5 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। कितने वर्षों के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अगर पूछेगा कि कौन सा स्टेट है जो लेके आया है, 5 वर्षों के लिए आया है, उत्तर प्रदेश लाया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अधिकतम 25 लाख रुपए की प्रति वर्ष प्रति स्टार्टअप 5 वर्षों तक वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये याद रखेगा, 25 लाख रुपए प्रति वर्ष, ठीक है, प्रत्येक स्टार्टअप को 5 वर्षों तक ये देगा। और आने वाले समय में क्या करेंगे, 2028 तक हर साल 10 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन क्या करेंगे, बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को बिल्कुल भी ये देखिएगा, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसका उद्देश्य ही है कि हमको यूपी को क्या पूरे इंडिया का फर्स्ट नंबर का इकोनॉमी बनाना है, ठीक है। अभी फर्स्ट नंबर में आपका महाराष्ट्र में चल रहा है, ठीक है, और सेकंड नंबर में आपका यूपी आ गया है। तो अभी इसका टारगेट है कि इतना बड़ा स्टेट है, हमारे पास सब सुविधा है, हमारे पास क्या है, श्रम शक्ति है, श्रम बल है, इतने सारे जनसंख्या, अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये सारा चीज आपके लिए थोड़ा सा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कौन शुरू किया है, तो क्या कहिएगा, तो यही कर दीजिएगा आप, यूपी, ठीक है। चलिए आता है संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो संसद की आपका खेल महाकुंभ का तीसरा सीजन चल रहा है, ये आपका हमीरपुर में। ये हमीरपुर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ के बारे में अभी आपको बताया है। इंदिरा बहना प्यारी सुख सम्मान योजना जो शुरू किया है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश आता है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गए थे भैया इंपॉर्टेंट आदमी, इस सबको आप लोग पहचानते होइएगा, इस आदमी को, ठीक है। तो ये रोहित शर्मा है, वो राहुल द्रविड़ है, ये मुख्य अतिथि थे। और इसका उद्घाटन हम लोग के, ये कौन है भैया, ये अनुराग सिंह ठाकुर है, हम लोग के खेल मंत्री, युवा मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री है। इसी के द्वारा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय कौन है, मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, संसद खेल महाकुंभ के 3.0 का उद्घाटन किया है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया, जो युवा खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार मंच है। इसके अवसर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पहुंचे हैं और राहुल द्रविड़ वहां के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो राहुल द्रविड़ आपका है और ये कौन है, ये रोहित शर्मा है, ये दोनों गए थे, वहां के मुख्य अतिथि थे। तो क्या कहिएगा, खेल महाकुंभ 3.0 कहां हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हाल फिलहाल में आपका खेल का आयोजन हुआ। अब सरकार ये भी बोला है, यूनिवर्सिटी खेल, यानी आपको खेलो इंडिया का जितना भी आपका संस्करण होता है, जितना भी आपका इवेंट है, उन इवेंट में आप जो भी वहां पे प्रतिभागी आपका जीतते हैं मेडल, उसको सरकारी नौकरी में कल का फैसला है, ये बोले हैं कि वहां पे सरकारी नौकरी के लिए उसको कुछ ना कुछ आरक्षण दिया जाएगा। अब समझ जाइए। तो अभी आपका खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हो गया, तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां हो गया, असम में। चौथा था सबसे अधिक कौन सा यूनिवर्सिटी जीत के लेके गया, चंडीगढ़। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम कहां हुआ, दिल्ली में। सबसे अधिक कौन जीता, हरियाणा। खेलो इंडिया विंटर गेम कहां हुआ, लद्दाख और
जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक कौन जीत के लेके गया, तो क्या कहिएगा, सेना। तो ये याद रखिएगा। और यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम में तमिलनाडु में सबसे अधिक कौन जीत के लेके गया, तो क्या कहिएगा, महाराष्ट्र। तो ये सारा ये बिल्कुल भी इवेंट याद रखेगा, ये आपका चर्चा में बना हुआ है। इसके अभी बारे में बोला है कि खेलो इंडिया गेम में जो भी पदक जीत रहा है उसको हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे आसानी से, उसके लिए सीट रिजर्व किया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बता रहे हैं क्या है, संसद खेल महाकुंभ कहाँ पे हो रहा है, हमीरपुर में। हमीरपुर कहाँ है, तो क्या कहिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो क्या कहिएगा, आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ठीक है, किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है, तो ये आपका हो जाएंगे शाहबाज नदीम। ये जो है ना शाहबाज नदीम क्या है, आप घरेलू मैच खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच से संन्यास ले लिया है। ये कुछ मैच, ज्यादा मैच नहीं खेला है, कुछ ही मैच खेला था। भारतीय क्रिकेटर और बाएं हाथ के स्पिनर कौन है भैया, शाहबाज नदीम, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 34 वर्षीय गेंदबाज भारत के लिए 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जबकि 2019 के बाद उन्हें कोई भी मौका नहीं मिला है। तो देखिए अक्सर हम लोग के एग्जाम में, परीक्षा में क्या करता है ना, जिसको कोई नहीं जानता वही वो क्वेश्चन बना देता है। इसी वजह से ये क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, और हम जो भी क्वेश्चन देते हैं उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी अलबल नहीं, कुछ भी हम डाल दिया, आया कहीं पे भी नेट से निकाले, कहीं पे लगा दिए। लोग ऐसे ही करते हैं, और इस तरह से मैं कहता हूं कि पढ़िए, आप कहीं भी पढ़िए, आप बारीकी से पढ़िए, चीजों को समझ के पढ़िए। ठीक है, उसके बारे में जानिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा तो वो स्टैटिक बना के पूछ देगा। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे ना रहता है, या फिर वहां से संबंधित कुछ, जैसे विधवा पुनर्विवाह भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, बताया ना, तो ये वहां पे आपका स्टैटिक भी हो गया, ये भी हो गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाएगा। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है, ऐसे कुछ नहीं है कि कहीं से कुछ हुआ और उठा के लाके लगा दिए। ठीक है ना, तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था, बहुत लंबा ज्यादा वीडियो हो जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी 8 मार्च, कल महिला दिवस भी है। ठीक है, तो आप सभी को महिला दिवस का शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।